बिहार एक ऐसी संरचना वाला, राजनीतिक संरचना वाला प्रदेश है जहां जातियां जो है टूटती नहीं है और लोकतंत्र की छाती पर लाता कूटती है। लेकिन ये जरूर है कि प्रशांत जितना, किशोर की पार्टी जन स्वराज जितना आगे बढ़ेगी, एनडीए उतना पीछे होगा। ये मेरा निजी, जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी के काफिले पर हमला हुआ, सोकाड हम, पुलिस क्या कहेगी, क्या होगा नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं। जो फैक्ट जो सामने आ रहा है उसमें दुलारचंद मारे गए, लेकिन दुलारचंद की बिरादरी वोट किसको दे रही है? सूरजभान की पत्नी को, बीना देवी को। तो जन स्वराज उड़ गया वहां से। सूरजभान भी गैंगस्टर तो रहे ही हैं। सूरजभान का तो उत्तर प्रदेश तक इनका जाल फैला हुआ था। गोरखपुर तक शंकर तिवारी से इनका सूरजभान का था। हाँ, शिव प्रकाश शुक्ला इसके गैंग का था। किलोमिल के बेच बिहारी को मारा था। छपरा में क्या है कि खेसारी लाल यादव को इसलिए लड़ाया गया कि वो सीट बीजेपी का गढ़ है। अभी 25 साल की है, लगती भी नहीं है 25 साल की है, वो बच्ची जैसा लगती है। अभी उसका करियर चढ़ाई पर था, अभी उसको आगे जाना चाहिए था और उसको लड़ा दिया ऐसी टेढ़ी सीट पर जहां समीकरण भाजपा के खिलाफ है। बयान भी तो दिलवा दिया सर कि सीतानगर करवा देंगे। भाई सीतानगर करवा देंगे। देखिए, जहां जातियां चलती हैं वहां सीता से क्या लेना देना। लेकिन इस बार तो कह रहे सर कि कांग्रेस बढ़त पे होगी। बिल्कुल नहीं होगी। कांग्रेस का कौन बड़ा नेता है जो कि बिहार में दौरा किया है? कहाँ गए हैं ये लोग? पिछली बार 17 लड़े तो 19 पाए। इस बार ये 2.5 पार कर जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये हालत है इनकी। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इस वक्त बिहार चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में है। लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान जो है वो समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा और 14 तारीख को ये फैसला होगा कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। तमाम जो मीडिया चैनल्स है उसमें एग्जिट पोल्स का दौर शुरू हो गया है। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पत्रकार ग्राउंड्स में हैं, उनका जो विश्लेषण है वो शुरू हो गया है। कोई तेजस्वी को आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ाता हुआ, तो कोई नीतीश कुमार को एक बार फिर से सत्ता पर काबिज कराता हुआ नजर आ रहा है। इधर सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कटाक्ष में शब्दों की मर्यादा भी भूल जा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो वो किस तरह से जंगल राज को लेकर हमलावर है। ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन जो इस बार आजाद भारत के बाद बिहार के इतिहास में पहली बार जो वोटिंग का प्रतिशत रहा वो सबसे हाई रहा, यानी कि बम्पर वोटिंग मानी गई। महिलाओं का जो परसेंटेज रहा वो इस बार भी हाई रहा। इन तमाम चीजों को आज हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जो राजनीति को बारीकियों से समझते हैं। वो बिहार झारखंड जब एकीकृत था तब से उन्होंने पत्रकारिता की है। वो बिहार के नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं और ये जो तमाम हालात हैं या क्या होने वाला है बिहार में, उनसे ही समझेंगे। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ वैजनाथ मिश्रा सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, जैसा कि पहले चरण का जो चुनाव है वो समाप्त हो चुका है, ऐसे में जो आकलन का दौर है या एग्जिट पोल का दौर है उसमें कोई तेजस्वी को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है कि साइलेंट वोटर्स हैं जो इस बार महागठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? पहली बात तो मैं बता दूं कि जब तक काउंटिंग नहीं होती है जी, तब तक एग्जिट पोल नहीं आ सकता है जी। एग्जिट पोल आएगा आखिरी जो पोलिंग होगी 11 तारीख को, उसके बाद शाम को 6 बजे, दैट इज एग्जिट पोल जी। एग्जिट पोल भी जो होता है एक्चुअली एग्जैक्ट पोल नहीं होता है जी। वो एग्जिट पोल है, एक अनुमान है, हालांकि उसकी मेथोडोलॉजी है और उस पर मैं सवाल कभी उठाता नहीं हूँ। उसमें कभी चूक भी हो जाती है, कभी सही भी हो जाता है। जो पोलिंग बढ़ी है बिहार में उसके 2-3 कारण हैं। पहला तो यह है कि वहां गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चला, तो उसके चलते जो डुप्लीकेट वोटर थे वो कट गए। जो इस धराधाम पर नहीं है, ऊपर चले गए हैं, वो कट गए। जो सचमुच बिहार के नहीं थे या कहीं ट्रांसफर हो गया था, चले गए थे बाहर, जिसे कोई नौकरी करता है तो बिहार में रह के नौकरी करता है, फिर उसका कहीं ट्रांसफर हो गया तो वहां चला गया,
वो कटवाया नहीं अपना नाम, वो वोटर कट गए। तो वोट जो है वो इन टोटल आप देखिए तो करीब करीब उतना ही पड़ा है जितना 62% जो लालू प्रसाद जी के समय में भी पड़ा था, 62% के आसपास, तो उसके आसपास वोट पड़ा है। लेकिन 65% वो इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मतदाता सूची छोटी हो गई। 65 लाख अगर मान लीजिए वोट कटा है तो टोटल सूची से कटा है वो ना, तो एक तो कारण यह है कि वोट बढ़ा हुआ इसलिए दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि इस बार जो चुनाव में था वो 3-4 फैक्टर थे मैदान में। एक तो जो दो गठबंधन हैं वो तो थे ही आमने सामने, और उन्होंने अपने मतदाताओं को मोबिलाइज किया, उनको बूथ तक वो ले आए। और एक बड़ा फैक्टर थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पिछले 3 साल 2.5 साल से जो है वो बिहार में मथ रहे हैं, गली गली कूचा कूचा जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो उनके प्रयास से भी मतदाता जो है बूथ पर पहुंचे होंगे, तो वो वोट भी बढ़ा होगा। कुछ क्षेत्रों में ओवैसी बहुत उम्मीदवार इस बार लड़ा रहे हैं, वो भी गठबंधन के साथ हैं। चंद्रशेखर जो रावण है वहाँ का, नगीना का एमपी उत्तर प्रदेश का, तो उसके चलते भी वोट बढ़ा। तो कई फैक्टर उसमें मिल करके जो है वोट बढ़ाए। दूसरा क्या हुआ कि छठ में जो लोग आए थे घर अपने पूजा पाठ करने के लिए, वो लोग 2-4 दिन 1 हफ्ता अपना रुक गए, वोट देके जाएंगे। इस बार ऐसी भी सूचना है कि कुछ लोगों को कुछ पार्टियां या कुछ जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बाहर से भी बुलाया वोट देने के लिए कि आओ भाई हमको, क्योंकि फैसला कहीं 100 वोट 200 500 1000 वोट में भी होगा। तो सारे प्रयत्न किए गए, इसलिए परसेंटेज बढ़ा। अब ये रह गया, मान लो ये सवाल तुम पूछ सकती हो या पूछोगे ही, मुझे लगता है कि इससे पहले हम बता दें कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो कौन हारेगा कौन जीतेगा। पहले ऐसा अनुमान था कि जब वोटिंग बढ़ती है तो रूलिंग ग्रुप हार जाता है, लेकिन ये जो फार्मूला है वो ध्वस्त हो चुका है। कारण क्या है कि 2005 में जब नीतीश जीते थे, लालू प्रसाद की सत्ता गई थी, वो पोलिंग परसेंटेज बहुत कम था, 52 के आसपास था। और पोलिंग बढ़ती है तो सत्ता बदल जाती है। ये लालू प्रसाद जी के जमाने में ही ये फार्मूला ध्वस्त हो चुका है। तो अब ये कोई मान्य सिद्धांत नहीं है कि वोटिंग बढ़ेगी तो सत्ता रहेगी या जाएगी, ये कोई मान्य सिद्धांत नहीं है। इसी के आधार पे तो लोग कह रहे हैं सर कि जैसे वोटिंग जो बढ़ा है और 35 लाख वोट्स जो हैं वो अधिक पड़े हैं, तो इस पे लोगों का आकलन है कि नहीं, अब ये जो एंटी इनकम्बेंसी हुई है खास करके जेडीयू को बीजेपी साइडलाइन करके चल रही है, बीजेपी खुद को वहां पे प्रेजेंट कर रही है, तो ऐसे में जो है महागठबंधन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है, जो लोगों का कहना है। ये बिल्कुल ये जो आकलन है वो गलत है, पूर्णतः गलत है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मजे में तो जेडीयू होगा। अब बताइए, झारखंड में अगर 3000 रुपया दे करके सरकार बन सकती है तो बिहार में 10,000 रुपया दे के सरकार क्यों नहीं बनेगी? जी बिल्कुल। दूसरी बात है कि नीतीश ने बहुत करीने से महिला वोटरों को साधा है, आवाज नहीं। 2005 में जो उनकी जो पहली सरकार बनी थी तो बच्चियों को साइकिल और पोशाक दे करके उन्होंने स्कूल जाने की आदत डलवाई। नहीं, उसके पहले बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। जो वहाँ की स्थिति थी, वहाँ की जो परिस्थिति थी, तो उस समय से उनको नर्स कर रहे हैं। पंचायतों में उनको पहले 33% आरक्षण दिया, अभी 50% कर रहे हैं। तो महिला वोटर को उन्होंने बहुत करीने से सजा के रखा है। और नरेंद्र मोदी के साथ भी महिला वोटर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी कल्याण की बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई है। मतलब शौचालय बनवाया, गाँव बनवाया, बिजली दिया गांव में। अच्छा, शराबबंदी अगर नीतीश कुमार ने किया तो सबसे अधिक फायदा या आराम समझ लो कि सुकून मिला महिलाओं को, क्योंकि जो शराब पी के आता था बेचारी भुगती तो महिला ही थी घर पर, तांडव जो मचता था घर पर। तो नीतीश कुमार ने बहुत करीने से महिला मतदाताओं को जो है अपने साथ किया है। पिछले चुनाव में भी 3 फेज में चुनाव था पिछली बार, तो 2 फेज में एनडीए हार गया था, आखिरी फेज में जीता। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि मिथिलांचल जिसको बोलते हैं, जिसमें समस्तीपुर भी है, दरभंगा भी है, इसमें 20 सीटें थी।
30 सीटें, 30 सीटें। तो 30 में 22 सीट जो है इंडिया जीत गया था, 8 सीट मिली थी इसको। और डिफरेंस कितना था देखो, पिछले बार भी यही हुआ था सर, पहले चरण में महागठबंधन लीड लिया था पिछले क्यों? बार। देखो महागठबंधन पिछली बार क्या हुआ था, आज भी कमोबेश वही स्थिति है। सहारनपुर मंडल, शाहाबाद प्रमंडल और मगध प्रमंडल, पटना भी उसमें जोड़ लीजिए, तो इसमें उसको महागठबंधन को लीड थी। अगर इनके साथ सहनी का भी 4 वोट मिला लीजिए, 4 सीट मिला लीजिए, सहनी को जो मिला था वो भी अगर हम महागठबंधन को नहीं मिला रहे हैं, उसको हम एनडीए में मान लेते हैं, तो इनको 55-56 सीट होगी। तब भी उसको 65 सीट थी। अब दूसरा फार्मूला देखो, पिछले चुनाव में चिराग पासवान अकेले 135 सीट पर लड़े थे चुनाव, उसमें 115 सीट नीतीश कुमार की थी जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे। अब 20 सीट ऐसी थी जो बीजेपी की थी जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे। तो उन 20 सीटों पर बीजेपी पर और 115 सीट पर नीतीश कुमार को उन्होंने अपनी ताकत के हिसाब से परेशान किया। नीतीश जी की पार्टी आ गई 43 पर, और टोटल में आरजेडी की सीट बीजेपी से बढ़ गई। हालांकि आज की तारीख में बीजेपी की सीट राजद से ज्यादा है। अभी फिगर निकालोगी तो आज ज्यादा सीट नजर आएगी। उसकी 80 सीट है, उनकी 79-78 सीट है। वो चिराग का 5% वोट जो उनको मिला था, वो अगर जोड़ दें एनडीए में, और एनडीए को सहनी का जो वोट मिला था वो जोड़ दें महागठबंधन में, जो चेंज हुआ यही चेंज हुआ। उपेंद्र कुशवाहा वाला जो वोट है उसको हम घलुआ मान लेते हैं। पिछली बार वो भी खिलाफ में थे, वो वैसे के साथ लड़ रहे थे वो। तो अगर इस आधार पर भी हम देखें तो भी लगता है कि एनडीए को लीड है। प्रशांत किशोर तो फैक्टर हो सकते हैं सर। प्रशांत किशोर जितना वोट काटेंगे उतना एनडीए का नुकसान होगा, मेरा यह मानना है निजी तौर पर, अधिकतर क्षेत्रों में। कारण क्या है कि जो मेरा मानना है कि अगर प्रशांत किशोर को 10 वोट मिलेगा तो 7 वोट एनडीए का होगा। कारण कि प्रशांत किशोर जिस आभा के साथ लड़ रहे हैं और जिस तरह के कैंडिडेट दे रहे हैं, दिए हैं, और जिन इशूज को लेकर के वो मैदान में है, उन्हीं इशूज को एनडीए एड्रेस करता रहा है। उसी तरह के जो लोग हैं वो एनडीए के समर्थक हैं। तो जो भी वो, जैसे पटना की सीटों पर प्रशांत किशोर ने फंसा दिया है, दीघा में फंसा के रखा है उन्होंने, कुम्हरार में फंसा के रखा उन्होंने। कुम्हरार वाली सीट पे जो केसी सिन्हा है सर, क्या लग रहा है कि वो निकाल पाएंगे या फिर? बता तो रहा हूँ, बीजेपी से गलती हुई कि वहाँ अरुण जी चुनाव हमेशा जीतते थे, अरुण सिन्हा, उनकी टिकट काट दी, तो उनका टिकट काटा, और उनका टिकट काट करके इन्होंने टिकट दिया गंगा बाबू के बेटे को। तो वहां वो जो चित्रगुप्त समाज है वो गुस्सा में है, डर लग रहा है कहीं उसका प्रभाव बांकीपुर में नितिन नवीन की सीट पर न पड़ जाए। उसी प्रकार पटना साहिब वाली सीट में नंद किशोर 6 बार 7 बार से लगातार जीत रहे हैं, और 15 में भी जीते। जब आधी थी संयुक्त जो इन लोगों का गठबंधन था, कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू की, उसमें भी नंद किशोर जीते। अब उनका भी टिकट काटा गया। देखो बीजेपी के सामने इस पूरे चुनाव में समस्या क्या थी और जेडीयू को आराम क्या था। बीजेपी की समस्या ये थी कि उनके 80 एमएलए थे। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, नीतीश के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं था। शिकायत होना अलग बात है और गुस्सा होना अलग बात है। गुस्सा नहीं था, 20 में गुस्सा था, इस बार गुस्सा नहीं था, क्योंकि इन 5 वर्षों में केंद्र की मदद से बहुत काम हुआ है बिहार में। मेट्रो आ गया, वो राजेंद्र नगर सेतु पर नया पुल बन गया, जगह जगह काम तो हुआ है। पटना को देखो, पटना की सूरत और सीरत दोनों बदल गई है इस समय। लेकिन उनके पास 43 एमएलए थे, 45 एमएलए थे, मान लो 2 को इधर बीच में आए तो बाई इलेक्शन भी जीत करके जो आए तो 45-46 था, लड़ रहे थे 101 पर। तो उनको 55 नए सीट एमएलए उम्मीदवार देने थे, सीटिंग नहीं था, 55 नया देना था। और 45 में से अगर 15 का भी काट देंगे, 20 का भी काट देंगे, तो जमीन पर जो एंटी इनकम्बेंसी जो कैंडिडेट के खिलाफ थी वो कम हो जाएगी।
बीजेपी के पास 80 था, कितना काटेंगे? 15-20 अगर काटे भी तो वहां फंसे हैं। तो इस मामले में जदयू फायदे में है। महागठबंधन की समस्या क्या है कि महागठबंधन ने अपना 1-1.5 महीना जो है वोट चोर, गद्दी छोड़ इसमें लगा दिया उन्होंने। सरकार की विफलताएं, सरकार की नाकामियां, सरकार की योजनाएं जो जमीन पर नहीं उतरी हैं उनको उभारने के बदले सरकार के खिलाफ जो एक माहौल बनाने की जो जरूरत थी, सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे थे लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ बना रहे थे। आपको चुनाव लड़ना नीतीश सरकार के खिलाफ, तो नीतीश के खिलाफ जो माहौल बनाना चाहिए था वो पूरा श्रम, पूरा संसाधन, पूरा समय जो है व्यर्थ गया। क्योंकि बिहार में वोट चोरी मुद्दा ही नहीं है। हाँ। वो मुद्दा बना ही नहीं। बिहार में वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था, नहीं है। अब क्या हुआ बाद में जब हुआ तो अब सोच लीजिए कि 6 अक्टूबर को जो है चुनाव की घोषणा हुई। उसके बाद से कोप भवन में चले गए दोनों लोग, एक सज्जन चले गए कहीं विदेश में लोकतंत्र बचाने के लिए, और ये घर में बैठ गए। तो केवल 2 दिन बाहर निकले, दिल्ली गए थे, जिसको मुकेश सहनी ने कहा कि डॉक्टर जो है वो दिल्ली में है, उसका इलाज वही करता है। तो डॉक्टर चला गया चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से चला गया फिर शिमला। डॉक्टर आया ही नहीं, बिना इलाज कराए चले आए ये लोग। और जब तक इनको डिक्लेयर नहीं करेंगे मुख्यमंत्री का, घर से निकल नहीं रहे थे। प्रचार इनका थमा हुआ था, जो है प्रचार शुरू हो गया था। नीतीश कुमार घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। बाद में जब ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद जी ने स्वयं अपने कमान संभाली होगी और दिल्ली को बोला होगा कि भाई आप गड़बड़ कर रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा, तो फिर अशोक गहलोत को आना पड़ा। अशोक गहलोत क्या है, पार्टी में किस पद पर है? वो सोनिया जी के दूत होकर के आए होंगे, ऐसा अनुमान है मेरा। क्योंकि जब हम सामने नहीं है तो केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, सामंजस्य स्थापित करने जी। के लिए। तो आकर के वो बोले कि नहीं मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल तेजस्वी की फोटो थी। उसमें उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी आ नहीं रहे थे। बोले हमको डिक्लेयर करोगे तो आएंगे, तो नहीं आएंगे। टिकट भी बढ़ता रहा, सिंबल भी लोग देते रहे, लेकिन महागठबंधन का ऐलान नहीं हुआ। अच्छा हुआ तो स्थिति हो गई कि अभी तो 10-12 सीटों पर तो अपने में लड़ाई हो रही है। चुनाव से एक दिन पहले तक जाके मुकेश सहनी के भाई को बैठाया गया। अभी पोलिंग से पहले? पोलिंग से पहले, एक दिन पहले। पोलिंग से पहले? हाँ, पोलिंग से बैठाया नहीं गया, वो अपने बैठा। हाँ। तेजस्वी ने तो कहा कि नहीं हमारा कैंडिडेट नहीं है, ये इसी को वोट दीजिए आप लोग, हमारा भाई है ये। उसको समझ में आ गया कि जितवे नहीं करेगा, तो उसने कहा कि नहीं वो लड़ेगा, तो उनको मुश्किल था। क्योंकि वहां जीतने की स्थिति ये थी, जब सहनी और माइनॉरिटी वोट दोनों मिलेगा तब आपको जीतना है। माइनॉरिटी को खींच ले जाएगा तो सहनी की जमानत जब्त हो जाती। तो अपनी भद पीटे, उससे अच्छा है कि भाई हम हट गए। अब सहनी बोल रहा है कि जब वो नहीं लड़ रहा तो हम लोग उधर चले जाएंगे, हम उसके साथ नहीं जाएंगे आरजेडी के साथ। तो ये बछवाड़ा सीट जैसे मान लो एक वहाँ सीपीआई लड़ रही है, उसको हराने के लिए राहुल जी भी जा रहे थे, प्रियंका जी भी जा रही हैं। तो आपस में इन बिटवीन फाइटिंग इनके 10-12 सीटों पर है, वो भी एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। सर, हम लोग जो फैक्टर देख रहे हैं प्रशांत किशोर को, अगर हम ठीक देखें झारखंड में जिस तरह से जयराम महतो ने कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ दिया बीजेपी का, तो कहीं ऐसा ही नहीं हो कि जिस तरह से आकलन किया जा रहा है कि अगर 6% वोट भी अगर प्रशांत किशोर के खेमे में जाता है, जनसुराज को जाता है, तो बड़ा नुकसान हो सकता है एनडीए को। इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन जयराम महतो से प्रशांत किशोर की तुलना नहीं होनी। नहीं, मतलब हम एक उदाहरण दे रहे हैं सर कि जो ये फैक्टर झारखंड में साबित हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं प्रशांत किशोर का जो अलग है एजेंडा मुद्दा, हम ये बस बताने की कोशिश करें कि जिस तरह से हम लोगों ने झारखंड का चुनाव देखा था, तो उसमें कई सीटों पर जयराम महतो ने जो उम्मीदवार उतारे थे उससे बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान हुआ, चूंकि महतो आजसू ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके जगह पे जयराम ने किया था। अब देखो इसमें भी थोड़ा लोचा है। बीजेपी ने सबसे बढ़िया परफॉर्म कहाँ किया? उत्तरी छोटा नागपुर में। आप रांची से उत्तर हो जाइए और धनबाद के किनारे से घूम जाइए, देखिए सबसे अधिक सीट किसके पास है? बीजेपी के पास है। और ये पूरा बेल्ट महतो कोयली का बेल्ट है। बहुमत की बात मैं कर रहा हूं। अगर बैकवर्ड की बात करेंगे, जहां जयराम महतो की बहुत पकड़ है,
इस पूरे बेल्ट में सबसे अधिक मजबूत जो जातियां हैं बैकवर्ड में, वो किसकी जाति, कौन जातियां हैं? कुर्मियों कोई नहीं है। यहाँ तक कि पलामू में भी पाकी का पूरा किनारे से आप चले जाइए, हाँ, सब महतो लोग हैं। हाँ, सब महतो लोग हैं सर। तो सारा बेल्ट बीजेपी जीती है। ठीक है, जयराम महतो का जो पकड़ है उन्हीं बेल्ट में है जहां जेएमएम भी मजबूत था। हाँ, हराया भी तो जेएमएम को हराया, उसने हराया, जेएमएम को हराया। तो बीजेपी को ज्यादा वोट जो मिलता है वो कोयरी का ज्यादा मिलता है। तो ठीक है, जयराम महतो ने परेशान किया, उसने इन लोगों को इनकी दशा और दिशा बदल दी। जो भाजपा गठबंधन एनडीए जिसको कहा जाता है, उसकी दशा दिशा उसने बदल दी। लेकिन प्रशांत किशोर ने बहुत मुद्दों के साथ बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है उन्होंने और इशू पर। लेकिन बिहार एक ऐसी संरचना वाला, राजनीतिक संरचना वाला प्रदेश है जहां जातियां जो है टूटती नहीं है और लोकतंत्र की छाती पर लाता कूटती हैं। जातियां नहीं टूटेंगी। तेजस्वी को शुरू करना है 32-34% से, बाकी किसी पार्टी को वहां पहुंचने के लिए जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। मर जाएंगे वहां नहीं पहुंच पाएंगे। आपको कंपटीशन में अगर आना होगा, लेकिन ये जरूर है कि प्रशांत जितना, किशोर की पार्टी जनसुराज जितना आगे बढ़ेगी एनडीए उतना पीछे होगा। ये मेरा निजी, सीमांचल की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि सीमांचल में तो ओवैसी भी एक प्लेयर है। और जिस तेवर में अभी वो बोल रहे हैं तेजस्वी के खिलाफ, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है कि मतलब इतना तो वो ऐसी लाख डांट की लड़ाई कभी संभव नहीं होती थी। इस बार बहुत तीखी फाइट है। अभी जो कुछ चर्चित जो हॉट सीट है सर, जैसे कि हम देख लें, सबसे चर्चित जो अभी दुलारचंद हत्याकांड के बाद मोकामा की अनंत कथाएं, अनंत जेल में है। हाँ। और टक्कर भी माना जा रहा है कि वहाँ पे जिस तरह से जातिवाद हावी है, यादव एक तरफ हो गए हैं, भूमिहारों ने एक साइड होके दिया है, दूसरी तरफ लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप जो अपने ही परिवार से, मतलब उनको निष्कासित किया गया, बागी होके खूब राजद के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, अपने भाई के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। हम अगर अलीनगर की सीट देखें जहाँ बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है मैथिली ठाकुर को, सम्राट चौधरी जिसका खुद प्रशांत किशोर ने इतना विरोध किया, राघोपुर से तेजस्वी यादव, इन सब सीटों का समीकरण क्या? सबसे पहले मोकामा का समझेंगे सर कि मोकामा को कैसे देखते हैं? देखिए, अब मोकामा ऐसा है कि वहाँ प्रशांत किशोर का कैंडिडेट बहुत अच्छा है, वो धानुक है। पहले पब्लिक समझती थी कि ये उसी का भतीजा है, दुलारचंद का। हाँ, चाचा करके जब वो मांगने जाता था वोट। लेकिन दुलारचंद यादव हैं और वो प्रत्याशी धानुक है। दुलारचंद यादव जो है वो एक, जैसे मायावती बहुजन चलाती है, वैसे दुलारचंद यादव की प्लानिंग ये थी कि हम बहुजन जो लोग हैं, हाँ। पिछड़े और कुछ दलित वगैरह इन सबों को मिला करके एक अपना फोर्स बनाएंगे। दुलारचंद भी चुनाव लड़े हैं वहां से, विधायक का हारे हैं पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। और दुलारचंद नीतीश के भी साथ रहे हैं और लालू प्रसाद के तो हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी के काफिले पर हमला हुआ, सोकार्ड, हम पुलिस क्या कहेगी, क्या होगा नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं। जो फैक्ट जो सामने आ रहा है उसमें दुलारचंद मारे गए, लेकिन दुलारचंद की बिरादरी वोट किसको दे रही है? सूरजभान की पत्नी को, बीना देवी को। तो जन स्वराज उड़ गया वहां से। तो अब मूल प्रश्न यह है कि गैर यादव और गैर भूमिहार जो वोट है वो किसके तरफ टर्न आउट, वो कहां तरफ गया, वो तय करेगा। तो टाल के क्षेत्र में तो आरजेडी मान लीजिए लीड करेगा वहां, शहरी क्षेत्र में आनंद सिंह को लेके सब, लेकिन पंडारा का और ये जो मोकामा ये सब जो बेल्ट है इसमें इनको ज्यादा वोट मिला होगा। और बाकी जो जातियां हैं अदर देन, क्योंकि देखियो अनंत की एक सबसे बड़ी जो खूबी है जिसके चलते वो नेता हैं, हारे या जीते वो अलग बात है, और उनके बाकी जो दूसरा पार्ट है उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अनंत सर कुछ तो बता ही सकते हैं सर, अनंत कथाएं सब लोग जानना चाहते हैं। तो अनंत की कथा क्या बताएं? अनंत जो है वो तो इनके भाई थे दिलीप सिंह, जिनका मर्डर हो गया। तो 2004 में नीतीश जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार जी, तो दिलीप विजय कृष्ण के साथ थे जो आरजेडी कैंडिडेट थे। लेकिन अनंत सिंह जो है नीतीश जी के साथ थे।
नीतीश जी का तो नीतीश जी से अनंत सिंह का तब से है। हाँ। अभी जिस मामले में इनको हाई कोर्ट ने बरी किया, हथियार वाला मामले में, हाँ, हथियार मामले एक AK-47 वाले में, जो लिपि सिंह, हाँ, RCP सिंह की बेटी हाँ। जो की थी, वो कहा जाता है कि ललन सिंह के चलते ही ऐसा हुआ था। ललन सिंह का उन्होंने कहीं विरोध कर दिया था। राजनीति में ये सब चलता रहता है। तो नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई उस फैसले के खिलाफ अपील करने, बाहर हो गए। तो नीतीश जी रिश्ता निभाते हैं तो निभाया इन्होंने। और अनंत सिंह पढ़े लिखे नहीं है, वो 4 लाइन हिंदी नहीं बोलते हैं, वो ठेठ वहाँ की जो लोकल भाषा है उसी में वो बोलते तो कहते हैं कि लेकिन हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमको लिखने आई भी नहीं करता तो हम बनेंगे क्या? हाँ, उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि जो लोग उनके पास जाते हैं उनको अपने साथ बैठाते हैं। आपने अगर फोटो देखा होगा, नेशनल मीडिया का तो पूरा अभी नहीं, सबसे तो वायरल कंटेंट वहीं पे निकला। अपने चौकी पर, अपने चारपाई पर बैठाते हैं, जो खाते हैं वही खिलाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। और बहुत सारा काम जो है वो सरकार वाला काम नहीं, अपने पैसे से काम कराते हैं। तो पब्लिक से उनका जो रेपो बहुत अच्छा है, बढ़िया रेपो। लेकिन है तो सब बाहुबली वाला ही ना। हाँ, बाहुबली क्या हम करें, बाहुबली नहीं हो तो पैसा कहाँ से आता है? मतलब दबंग जैसे सूरज भान को कहा जाता है कि मतलब वहाँ पे इन्हीं लोगों का वर्चस्व चलता रहा। हाँ ठीक है, सूरज भान भी गैंगस्टर तो रहे ही हैं। सूरज भान का तो वो उत्तर प्रदेश तक इनका जाल फैला हुआ था। गोरखपुर तक शंकर तिवारी से इनका सूरज भान का था। हाँ, शिव प्रकाश शुक्ला इसके गैंग का था। ये मिल के ब्रज बिहारी को मारा था। मुन्ना शुक्ला भी, तो एक ग्रुप अलग बना था, राजन तिवारी था उसमें, ये ग्रुप ही एक अलग था। तो सूरज भान को ये ऐसा थोड़े कि साधु हुआ है नहीं, ये भी नहीं है। और इनको तो गोली तभी लगी थी जब ये इनका गांव जो ये मोकामा टाउन से दूर है इनका गांव, सूरज भान का। इनके घर के ठीक बगल में जो घर है विवेका पहलवान का था, वो भी 5-6 भाई था, वो भी क्रिमिनल गैंग था। तो विवेका पहलवान ने कभी गोली चलाई थी अनंत सिंह पे, जो गोली लगी है उनको? हाँ, तो वो तो इन लोगों में पहले हुआ कि सेटलमेंट हो गया, मतलब बीच लोग करा दिया। तो अब इनके ये बैठे थे बाहर अपना, और उनकी खिड़की खुली, जैसे बीच में है दीवार, बगल में उनका घर, और खिड़की से धाए 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 गोलियां चलने लगी। एक गोली इनको लगी, फिर गली में भागे, और उनके साथ जो था उसके पास AK-56 था, वो भी ताना, और भी फायर झोंक दिया, और उन लोगों की राइफल लाख हो गई थी। विवेकानंद पहलवान उधर से जो चला रहे थे वो लाख हो गई थी कि 3 गोली चलने के बाद तो चली नहीं गोली, आई चला गया ये अंदर। उस समय इनके बड़े भाई MLC थे। अच्छा, दिलीप सिंह। हाँ, चुनाव हार गए थे। ये सूरज भान हराया था 2005 वाला, जो नहीं 2000 में हराया था। 2000 वाला। ये 2000 के बाद की बात हो रही है ना। 4 का जो हुआ था उसी समय की बात है ये। तो फिर उनको ये लोग लेके आया पटना में इलाज हुआ। अब दिक्कत ये थी कहीं पटना में हॉस्पिटल में गोली चल जाए। इनको गोली लगने की खबर सुन के इनके पिताजी का हार्ट अटैक हो गया, मर गए घर पर। अनंत सिंह के पिताजी? हाँ, 2 भाई वहाँ उनको बचा रहे थे, ऑपरेशन करा रहे थे कि नहीं होगा, जल्दी नहीं बचेंगे, कि 24 घंटा में इनका नॉर्मल स्थिति नहीं हुई या सांस इनका फिर से नहीं आया, क्योंकि गोली जो थी वो पीठ से लग करके यहाँ के सीने में फंस गई थी। हाँ, तो पिताजी का दाह संस्कार तो इनका एक भाई फौजा सिंह था, वकील था, वो बड़ैया में था, उसने सब की। अब तो कहानियां बहुत हैं, ये तो हम लोगों के बच्चों ऐसा कहानी छोड़ दी तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारा इम्तिहान ही ले रही है। नहीं सर, जानना मतलब देखिए, एक तो होता है क्या कि आप लोग के दौर की जो कहानियां, हम लोग क्या है कि उसको पढ़ते हैं या आप लोगों से सुनते हैं, तो ऐसी कहानियां निकलकर सामने आनी चाहिए। जो आज तमाम जो मीडिया चैनल्स उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं, वो बोलते हैं, उसको वायरल करते हैं, लेकिन आप लोगों से जब हम जानते हैं तो वो रियल कहानी होती है जो आप लोगों ने देखा है।
तो ये हमारे लिए बड़ा फैक्टर होता है। और तुम ऐसा थोड़ा कि हम पूछोगे कि बता देगा इस तरह जिसे हम बता रहे हैं। नहीं सर, महुआ का सर, महुआ का तेज प्रताप यादव एकदम खुल के अपने भाई के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी उतारी, हालांकि वो फिर मिल गया राजद में ही जाके। तो क्या लग रहा है कि वहां से तेज प्रताप यादव को मुश्किल हो सकती है या फिर वो राजद का फायदा उनको मिलेगा? बिल्कुल मुश्किल है। तेज प्रताप महुआ में फंसे हुए हैं, लेकिन राजद भी फंसा हुआ है। और राजद इसलिए फंसा हुआ है कि राजद की एक बागी कैंडिडेट वहाँ मुस्लिम लेडी लड़ रही है वहाँ पर चुनाव, तो राजद को दोहरा वार हो रही है। तेज प्रताप भी वार कर रहे हैं और उधर से वो भी वार कर रही है। फायदा उनको सिर्फ यह है कि वहाँ मेरे ख्याल से कैंडिडेट जो एनडीए का है वो एलजेपीआर का है, चिराग पासवान की पार्टी का कैंडिडेट है वहाँ पर। उसको कितनी कुमुक पहुँच रही है, मदद पहुँच रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के जो बाकी घटक है ना, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है तेज प्रताप। ऐसा हाँ सर, क्योंकि अभी भी एनडीए क्या बीजेपी, मतलब कल रवि किशन भी नहीं, वो ठीक है, रवि किशन कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग जिस तरह तेज प्रताप पर हमलावर नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि ठीक है आरजेडी न जीते, तेज प्रताप भले जीत जाए, या तो हमारा उम्मीदवार जीत जाए चाहे तेज प्रताप जीत जाए। अब क्या हुआ है पोलिंग के दिन बूथों पर हम नहीं कर सकते, मैं कहना। लेकिन सर जिस तरह से वहां पे तेज प्रताप भले ही अलग लड़ रहे हों, लेकिन लालू का जो समीकरण है, लालू को लेकर वहां के जो एमवाई समीकरण है, उनका मानना है कि ये तो भैया लालू यादव के ही बेटे हैं, जीत के जाएंगे। तो क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो आई थी उसमें कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जीतेंगे तो अपने ही पटिया में न जाएंगे, तो हम इनको वोट करेंगे। तो कहीं ये समीकरण नहीं, लेकिन तेज प्रताप ने साफ कह दिया है कि हम मरने के बाद उस पार्टी में जाएंगे, हम मरेंगे मरने के दम तक। गीता की कसम भी खाई। बिल्कुल, जब तक हम जीवित हैं हम आरजेडी में नहीं जाएंगे। रवि किशन जो कह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन कर लो, तो वो बिल्कुल ये तय है कि वो आरजेडी में नहीं जाएंगे। तो आरजेडी में जब नहीं जाएंगे तो भाजपा में जा सकते हैं। तो भाजपा में जाएं, कहीं जाएं, या क्या होगा वो तो राजनीति के बारे में देखो। राजनीति, क्रिकेट और मौसम के बारे में भविष्यवाणियां खतरे से खाली नहीं होती हैं। इसलिए जरा संभल के रहना चाहिए इसमें कुछ बोलने से। सर छपरा की सीट खेसारी लाल यादव, जहाँ फैन फॉलोइंग, जहाँ से निकलते हैं वहां सेल्फी लेने के लिए लोग एकदम पागल हो जाता है। मैथिली दरभंगा से अलीनगर सीट पहले छपरे पर हो गया। ठीक सर। छपरा में क्या है कि खेसारी लाल यादव को इसलिए लड़ाया गया कि वो सीट बीजेपी का गढ़ है। इसके पहले भी बीजेपी का ही एमएलए था। बीजेपी का कारण क्या था कि छपरा शहर की जो बनावट है, एक तो व्यापारी वश सब जगह, जहाँ शहर होगा वहाँ, जैसे रांची टाउन में जितना मुश्किल है दूसरे के लिए तो छपरा शहर की बनावट बसावट वैसी ही है। फिर दूसरा क्या है कि राजपूत वोट है वहाँ, और राजपूत जो है इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी जो सांसद हैं वहाँ, उनके चलते जो है उनका आकर्षण बीजेपी की तरफ है। एक उम्मीदवार बागी है बीजेपी के अंदर, लेकिन क्या होगा नहीं होगा, और वो छोटी कुमारी छोटी ही रह जाएंगी कि बड़ी भी होंगी। लेकिन इससे खेसारी लाल यादव को वहाँ उतारा गया कि इस सीट को जीतने के लिए जरूरी है कि हमको कोई मैजिक मैन लाना पड़ेगा। तो उनके मैजिक का इस्तेमाल वहाँ करने की कोशिश हुई है। खेसारी लड़े भी हैं, पैसा उनके पास है ही, पैसा भी खर्च किए हैं, साधन संसाधन की कमी नहीं थी कोई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत वहाँ झोंकी है। उनके भी बड़े बड़े लोग गए वहाँ जाने के लिए। ये इनके भी कलाकार 3-4 हैं, वो भी गए। कलाकार वर्सेस कलाकार हो गया। हाँ, गए। और मुझे ऐसा लगता है कि साफ साफ उसमें यह है कि जो गैर यादव वोट है वो बीजेपी के खाते में जाता होगा। वो जहां जाएगा जीत उसी की हो जाएगी। हाँ, जो छेद दोनों के पास अपना अपना ब्लॉक है। और एक मुझे लगता है कि एक केवल ध्यान रखो कि पिछले चुनाव में इस चुनाव से पहले राजद के टिकट पर रणधीर सिंह लड़ रहे थे चुनाव वहां पर, और भाजपा का कैंडिडेट बनिया था, और राजपूत यादव मिल करके भी मैंने उस समीकरण के बावजूद बीजेपी चुनाव जीत गई। तो छपरा की सीट जो है वो टेढ़ी सीट है, खेसारी लाल जीत सकते हैं, उनका व्यक्तित्व है, एक आकर्षण है। लेकिन यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो निकाल ही लेंगे, कांटे की टक्कर नहीं, हार भी सकते हैं वो, ऐसा नहीं है। सीट बहुत टेढ़ी सीट है।
जमीन का समीकरण उनके खिलाफ है। और दूसरी अगर हम अलीनगर सीट देखें सर, मैथिली ठाकुर, मैथिली का भी बड़ा विरोध रहा। एक तो मैं बताऊं, क्योंकि तुमने पूछ दिया तो हम बता रहे हैं, वो बच्ची को लड़ाना नहीं चाहिए था अभी चुनाव, पहली बात। अभी 25 साल की है, लगती भी नहीं है 25 साल की है, वो बच्ची जैसा लगती है। अभी उसका करियर चढ़ाई पर था, अभी उसको आगे जाना चाहिए था, और उसको लड़ा दिया ऐसी टेढ़ी सीट पर जहां समीकरण भाजपा के खिलाफ है। वहाँ बयान भी तो दिलवा दिया सर कि सीतानगर करवा देंगे, तो ये सब फैक्टर भी तो। भाई सीतानगर करवा देंगे, देखिए जहां जातियां चलती हैं वहां सीता से क्या लेना देना है? उस बच्ची को मैंने वो देखिए, एक तो पूरे प्रचार में उसके गवा गवा के उसका गला खराब करा दिया है लोगों ने। है अब देखना है कि माहौल बनाया है उन लोगों ने। बीजेपी के भी तमाम जो बड़े नेता हैं वहां गए हैं। अमित शाह खुद उनके लिए वोट मांग रहे थे। हाँ, मैनेजमेंट अंदर से जो करना था वो सब भी काम हुआ है, लेकिन मुख्य है कि प्रत्याशी महिलाएं तो उसको बिल्कुल बहुत झाड़ के वोट दी होंगी। जिस तरह से मैंने देखा कि महिलाएं उसको चूम चाट रही थी, सर पर उसके आशीर्वाद दे रही थी। कुछ लोग तो पैसा भी उसको दे रहे थे, नेक चार टाइप में। तो लेकिन सीट बहुत टफ है, उसको वहां वो देना ही था, बेनीपट्टी दे देते जो जहाँ की है, वो मधुबनी की है, वो मूलतः वो मधुबनी की है, यहाँ उसका ननिहाल है। अब बेनीपट्टी लड़ती तो बिना प्रचार के जीत जाती, लेकिन बीजेपी की वो सीटिंग सीट है, विनोद नारायण झा वहां से है, वो भी नयनतारे हैं भाजपा के लोगों के। और ये अच्छा, अभी वहां का सीटिंग एमएलए जो था वो बीजेपी का ही था, लेकिन बीजेपी का ओरिजिनल नहीं था, वो वीआईपी पार्टी से जीता था। अब वीआईपी पार्टी जीतने बीजेपी में आ गया, उसके ऊपर आरोप लगा, जेल गया, मेमोरी चली गई, फिर वो आरोप खत्म हुआ, मेमोरी फिर बहाल हो गई, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया। तो वो सीट अलीनगर जो है फंसी हुई सीट है। लेकिन जितना मेहनत तो की है, मुझे लगता है कि उस पर सरस्वती जी को कुछ कृपा हो जाए तो। आखिरी के 3 सीटों पर सर जो निर्णायक हैं उस पे हम बातचीत करेंगे, और जो बयान है उसको लेकर भी, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कट्टा, गोली, बंदूक, कल भी वो भोजपुरी गाना उठा के कह रहे थे, वो बड़ा वायरल गाना सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, उसको लेके अटैक, खुद गा के बता देना। दूसरा इधर तेजस्वी यादव का प्रमुख चेहरा राघोपुर से, उधर विजय सिन्हा जिस तरह से कह रहे थे हमारी सरकार आने दो, हम बता रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। तो ये अंदर का डर, और एक सम्राट चौधरी तारापुर, ये 3 सीटें और इस तरह का बयान, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राघोपुर में जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है वो राबड़ी देवी को हरा चुका है। राबड़ी देवी को एक बार वो हरा चुका है, और बीजेपी ने तेजस्वी को घेरने के लिए जाल बहुत बढ़िया बिछाया है। एक वहां का मजबूत नेता राकेश रोशन करके जो है, उसको पार्टी ज्वाइन करा लिया है इन लोगों ने, पार्टी ज्वाइन करा लिया। वो निर्दलीय लड़के की भी 18,000 20,000 वोट लाता रहा है, और इसमें अगर 10-12 हज़ार वोट भी ला रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में तेजस्वी की विक्ट्री मार्जिन 35-37 हज़ार। तो आप कितना भी करेंगे, मान लीजिए उस मार्जिन को कितना घटा लें, या तो पूरा माहौल एक वहां नाराजगी है लोगों की। राघोपुर का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। वो जो सड़क भी बनी है वो भी जो है वो नीतीश बनवाए हैं, और पैसा तो ऊपर का है। बाढ़ का भी बहुत विरोध, बाढ़ में भी बहुत झेलना पड़ा लोगों को। हाँ, मैंने वहाँ परेशानी वाला वो इलाका है। पहले तो वहाँ सड़क की बात होती थी तो लालू जी कहते थे जय बुर्बक, सड़क बन जाएगा, तुम लोग गांजा हो जाएगा, खेती करते हो, पुलिस आ जाएगी। हाँ, लेकिन अब वो जमाना चला गया। अब ये जो पीढ़ी, नई पीढ़ी आई है जो जेन जी वाली, हाँ, अब उसको आप भरमा नहीं ले सकते हैं। तो वही है कि मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी फंसेंगे, लेकिन ये घेराबंदी तगड़ी है। मार्जिन कम हो सकता है। हाँ, पिछले से मार्जिन कम हो सकता है।
अब तारापुर मिरेकल तो हो सकता है, मिरेकल हो सकता है सर। हाँ। तारापुर अगर हम लोग देखें सर, तारापुर तो वो आराम से मुझे लगता है वो भी तारापुर सम्राट की चौधरी। सीट सम्राट चौधरी निकल जाएंगे। पर्चा दाखिला के दिन एक बिंदु को अपने यहाँ पार्टी में ज्वाइन करा लिए, वो वीआईपी में था। हैं? उसके बाद भी मतलब मुंगेर की जो की तीनों सीटें हमको तीनों निकालेगा ये लोग। मुंगेर प्रॉपर की सीट भी निकालेगा ये लोग, तारापुर भी सीट निकलेगी, और एक और सीट वहाँ मुंगेर में इनको परेशानी नहीं है। मुंगेर में वो मुझे लगता है कि मुंगेर में मुंगेर सदर की सीट भी और तारापुर भी सीट, उसमें उनके सामने कुछ है नहीं, क्योंकि उनका समीकरण भी बहुत अच्छा है और उनके पिताजी अभी जीवित हैं, उनका बहुत रसूख है। हाँ, यह बात अलग है कि उन्होंने एक बार कहा था कि नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे। और दूसरा हम लोग देखे सर कि बयानों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बयान जिस तरह से राहुल गांधी एक तरफ कर रहे हैं कि जंजी भाई जाग जाओ बिहार में भी, और इधर प्रधानमंत्री का इस तरह से बयान देना, इन इस दोनों पर तो तुम कभी जेनजी पर अलग से भी तुम एपिसोड कर सकती हो कि भारत में जेनजी चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पर कभी अलग से। हाँ, है ना? बयान का हम देख रहे हैं सर, राहुल बयान गांधी का और मतलब देखिए, प्रधानमंत्री। सबसे जो महागठबंधन के साथ जो कमजोर कड़ी हो कांग्रेस है, एक तो कांग्रेस का संगठन नहीं है। लेकिन इस बार तो कह रहे सर कि कांग्रेस बढ़त पे होगी। बिल्कुल नहीं होगी। कांग्रेस का कौन बड़ा नेता है जो कि बिहार में दौरा किया है? कहाँ गए हैं ये लोग? पिछली बार 17 लड़े तो 19 पाए, इस बार ये 2.5 पार कर जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये हालत है इनकी। इनको जो भी वोट मिल रहा है वो आरजेडी के चलते मिल रहा है, राजद के चलते मिल रहा है। अखिलेश सिंह इसके पहले अध्यक्ष थे, तो अभी अखिलेश सिंह का कहीं देख रही हो नाम चर्चा? नहीं, कहीं नहीं सर। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की हालत यह है कि बताओ, कहलगांव बगल में है, झारखंड से सटा हुआ है। कहलगांव में सदानंद पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बेटा को टिकट कंफर्म नहीं करा पाए। वहां आरजेडी और कांग्रेस दोनों आपस में लड़ रहे हैं। गोड्डा का जो विधायक है मंत्री संजय यादव, वो अपने बेटा को लड़ा रहा है वहां पर। बेटा को लड़ा रहे हैं। तो आप अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटा को टिकट नहीं दिलवा सके, खाली नहीं करा सके। हाँ, अब वो क्यों लड़ रहा है कि एनडीए का प्रत्याशी कोयरी है, सदानंद सिंह भी कोयरी है। मैंने उसने कहा कि 2 कोयरी लड़ेगा, यादव जीत जाएगा, वो अपना जुगाड़ बैठा लिया। तो जहां इस तरह से कांग्रेस की यह स्थिति हो गई है। अब डिप्टी सीएम बना रहे हैं, मान लीजिए साहनी को बनाए, ठीक है, आप किसी को बनाइए, आपकी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम क्यों नहीं रख सकती थी वहां? राजेश राम तो गौन नजर है सर, पूरे प्रदेश अध्यक्ष का नाम देखा कहीं आप? कहीं नहीं, गौन नजर है। उससे ज्यादा तो पप्पू यादव की चर्चा रही। पप्पू यादव बोलक्कर है ना, पप्पू यादव के पास पैसा है। पप्पू यादव भी 25-30 गाड़ी से चलते हैं। अनंत सिंह के 40 गाड़ी की चर्चा होती है, पप्पू यादव को 40 गाड़ी की चर्चा नहीं होती है, जबकि प्रत्याशी भी नहीं है। अब बात करने वाले लोग अब पासन रख करके और डंडी मार करके तो बात नहीं होनी चाहिए। अब अनंत सिंह जब राजेश राम देखो क्या है, दलित देखो राजेश राम क्या है कि रविदासी समाज में 5-6% उसका वोट है पूरे बिहार में। एक मैसेज जाता, मान लो 20% जो दलित है टोटल, उसमें 5% मान लो पासवान है, वो तो चला गया उधर। 5% के आसपास मुसहर है, जो महादलित आप कह सकते हैं, उसके नेता मांझी जी, वो भी इधर है। बचा 10%, उसका 5% का स्टेक होल्डर वो था, उसको अगर आप ले आते तो बाकी जो फुटकर दलित है 5% वो जुड़ते। तो वो राजेश राम की तो यही स्थिति हो गई कि उसके एयरपोर्ट पर पथराव कर दिया ये लोग। कांग्रेस की थी अल्लाह वरू, जिसको आए थे कि नया डिजाइन में चुनाव लड़ाएंगे, उनको भगा दिया अपने में लड़के। बताइए, जिस दिन समझौता हो रहा था उसका फोटो फ्रेम में उठा ही नहीं कहीं। उस दिन तो अशोक गहलोत मेन लीड लिए हुए थे। मैं अल्लाह वरू का नाम कहीं आ रहा है अखबार में? कहीं नहीं सर। हाँ, वो तो राहुल गांधी के बहुत पसंदीदा लोगों में से बिहार बदलने आए थे, बिहार में नई रणनीति नया सवेरा लाएंगे। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। कांग्रेस को जितनी मदद करनी चाहिए थी आरजेडी की, वो नहीं हो रही है। कांग्रेस का कोई एक ग्रुप नहीं है, कांग्रेस का एक फॉलोइंग ग्रुप नहीं है ना, उसके पास वोट कहाँ है? माइनॉरिटी
तो माइनॉरिटी आप नहीं देंगे तो वैसे भी आरजेडी को जा रहा है, या जहां ओवैसी मजबूत होंगे कहीं ओवैसी भी कुछ तोड़ के ले जाएंगे। आप हैं कहाँ? आप कौन सी मदद उसको कर रहे हैं? मछली मारने से हो जाएगा? इशू बेस्ड पॉलिटिक्स राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं। बयानों की जहां तक बात है, देखो वहां माहौल तो तभी खराब हो गया जब चुनाव से पहले यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई और इन लोगों ने उसकी भर्त्सना नहीं की, किसी ने माफी नहीं मांगी। माफी छोड़ दो, आपको भर्त्सना तो करनी चाहिए थी ना। तेजस्वी को, राहुल गांधी को, इन दोनों को तो भर्त्सना करनी चाहिए थी, ये नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है कि 20 साल से नीतीश कुमार मान लो मुख्यमंत्री हैं, तो आप जब तक नीतीश कुमार के बचाव में कोई बड़ा कवच तैयार नहीं करेंगे, तो बड़ा कवच यही है कि जंगल राज। तो जंगल राज को परिभाषित कैसे किए? जब कट्टा से होगा, है ना। भ्रष्टाचार, देखिए मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार से पब्लिक को कोई लेना देना नहीं रहता है। पब्लिक को पता नहीं था कि लालू यादव जेल गए थे, उसके बाद जीती नहीं आरजेडी, जीती। जिनके वो नेता हैं उनको लगा कि चोरी किया तो क्या हुआ, जेल गया तो क्या हुआ। आज जमानत पर तो ये भी हैं, सोनिया जी भी हैं, राहुल भी हैं, उनके सब पे हैं। तो भ्रष्टाचार से तो कोई मतलब। लेकिन ये जो आम पब्लिक के साथ जो हुआ, अपहरण का जो वहां चलता था, दिन दहाड़े दुकानें लूट ली जाती थी, एक संगठित अपराध और एक अपराध। अपराध देखो, किसी की हत्या होनी है तो होनी है, हमने तय कर लिया फलाने को मारना है तो मारना है, हम अपना रेकी करेंगे, जहां मौका मिलेगा वहां ठोक देंगे। लेकिन संगठित अपराध जो था उसको याद दिलाने के लिए, लोगों के अंदर वो भय पैदा करने के लिए, वो वातावरण दिखाने के लिए कि तो उसको उभारेंगे। और चुनाव में देखो ये भी एक तरह का युद्ध होता है, और ये पुरानी कहावत है कि प्रेम और युद्ध में सब जायज है, शाम दाम दंड भेद सब जायज है। आप हार जाएंगे तो बड़े साधु बने रहेंगे। महात्मा गांधी होते चुनाव लड़ पाते? राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है, महात्मा जी कहे जाते हैं, अगर वो चुनाव लड़ते तो चुनाव नहीं जीत पाते। दारू की व्यवस्था नहीं, फंड देते ही नहीं, घूमने का गाड़ी चस्का बढ़िया खिलाते पिलाते नहीं, अल्बर्ट एक्का चौक पर आत्महत्या कर लेते हो। काफिला लेके नहीं निकलते। हाँ, कौन वोट देता उनको? बोलते बड़ा बड़ा कुर्ता बोलता है भिखमंगा नंगा धड़ंगा आदमी क्या करेगा जरा। क्योंकि हमारा मिजाज बदल गया है। तो जब तक लोगों को तकलीफ देने वाली चीजों की याद आप नहीं दिलाएं, मतलब उस दुखती नस को नहीं दबाएंगे तब तक। हाँ, और नरेंद्र मोदी से यह अपेक्षा मत कीजिए कि मरम्मत करेंगे ना, वो मरम्मत नहीं करेंगे। नितिन गडकरी होते तो मरम्मत करते हैं, वो नहीं बोलते हैं सब, वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, और उपलब्धियों को नहीं मिलता है। आपको भावनाएं जगानी होंगी, आपको दुखती रग पर हाथ रखना होगा। आप जितने, और दूसरी बात है कि महाराज प्रधानमंत्री जितनी गाली सुना है, 14 से सुन रहा है, चौकीदार चोर है, पूरा देश में नारा लगा। अब मैं वो विषयांतर हो जाएगा। ये कोई बात है कि कोई गरीब घर का आदमी हो तो उसको आप जो चाहे कहें। आप राजशाही से आप लोग आए हुए हैं। अभी शशि थरूर का उल्लेख आया है ना, जो मीडिया ने उठाया नहीं उस सवाल को, यहाँ झारखंड की मीडिया ने नहीं उठाया कि पॉलिटिक्स जो है वो फैमिली बिजनेस हो गया है। कहाँ से प्रतिभाएं बढ़ेंगी? कहाँ से प्रशांत किशोर किसी को ले आके, केसी प्रसाद या दुनिया आगे मिश्रा जैसे उम्मीदवार को ले आए? कहाँ से ले आएंगे? कहाँ से क्या कर लेंगे वो? जब हमारे यहाँ देखो क्या है, जनतंत्र में सरकारें वैसी ही होती हैं, पार्टियां वही मजबूत होती हैं जैसे वहाँ के लोग होते हैं। हम जाति की बात करते हैं, हम क्षुद्रताओं में, संकीर्णताओं में फंसकर वोट देते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी विधानसभा बहुत अच्छी हो, संसद बहुत अच्छा हो। जातिवाद में फंसकर हम जातीय नहीं है ना, भीतरीवादी में फंसते हैं, रिश्तेदारी में फंसते हैं। कोई लुटेरा है, हमको पैसा देता है या हमारा बहुत खास है, तो हम लुटेरा को कहने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे हम हैं वैसी हमारी संसद है, वैसी हमारी सरकार है, और वैसी ही सरकार बिहार में आएगी। पब्लिक को बनाना है ना।
जनता को बनाना है ना, जनता को अब अनंत सिंह या सूरज भान लड़ रहे हैं, जनता को चाहिए था कि वो जो पीयूष प्रियदर्शी लड़ रहा है, पीयूष प्रियदर्शी को टिकट देना चाहिए, लेकिन फेंका गए थानों गाने की रजिया गुंडों में फंस गई। तो पब्लिक जो है, मतदाता जो है, ये दो गुंडे वहां और उसमें पीयूष प्रियदर्शी गए, फेंका गए, और इन्हीं के काफिला, इन्हीं की रैली निकल रही थी, इनको वोट नहीं दिया उन लोगों ने, आरोप भी लग गया, जो भी हुआ, इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिले होंगे। तो पब्लिक के अंदर जब तक हम वाइब्रेंट लोकतंत्र नहीं हो रहा है। अब एक आखिरी सवाल सर, 121 सीटों में क्या लग रहा है इसके आकलन से बिहार में, मतलब अभी भी ये लग रहा है कि समीकरण बिगड़ेगा या मिलीजुली सरकार होगी या पूर्ण बहुमत की सरकार? देखो, मिलीजुली सरकार तो होगी नहीं, दो फ्रंट है, और अगर 2, 4, 5, 10 सीट अगर किसी को घटेगा तो जो प्रशांत लेके आएंगे, चाहे ओवैसी जी के भी 5 गो आए थे, 4 गो चले गए थे ना, मुकेश सहनी के भी 4 गो आए थे तो चले गए ना। तो ये जो जो मेड़ पर बैठे हुए मेढक हैं, वो कितने आएंगे, कितने की कमी पड़ेगी, ये तो 14 के बाद पता चलेगा। हम लोग फिर एक बार डिस्कस करेंगे 11 के बाद बैठ के क्या 14 के बाद पता चलेगा, रिजल्ट आएगा तो। लेकिन यह है कि मुझे नहीं लगता है कि हालांकि कुछ लोगों की का कहना है कि किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, फ्रैक्चर मैंडेट होगा और राष्ट्रपति शासन लगेगा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं सर, कह रहे हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई परिणाम आएगा। 11 की शाम तक ये क्लियर हो जाना चाहिए सर, कि मतलब रुझान जो है जिस तरह से 121 का हम लोग आकलन कर रहे हैं, 11 के बाद ये देखो 21 पहला फेज में तो लगभग बराबरी का है, और अगर बदला देखेंगे भारी, अगर थोड़ा बहुत भी 100-200 ग्राम भी अगर कहीं देखेंगे तो एनडीए का ही भारी जाएगा, है ना। तो फिर हम लोग बैठेंगे सर 11 के मतदान के बाद और फिर चर्चा होगी उस दिन। आपको तो ये कंफर्म हो जाएगा, भले ही आप ये दावा ना कर दें, लेकिन आप ये पूरे नब्ज को समझ लेंगे कि सरकार किसकी बन रही है और क्या मिलीजुली सरकार है। तो हमारे साथ वैद्यनाथ सर थे, जिनसे बारीकी से हमने हर सीटों का आकलन किया, कौन कहाँ से आगे निकल रहा है इस पे भी हमने बातचीत करी, और तमाम जो कहानियां सर ने बताई वो भी हमने आप तमाम दर्शकों को दिखाने का ये किया है। और आगे जो हम जिस एपिसोड में बात करेंगे 11 को जो मतदान होगा उसके प्रतिशत के आधार पे जो एग्जिट पोल्स हैं वो हम सर के साथ आगे भी बातचीत करेंगे, और तमाम जो बिहार से जुड़ी खबरें हैं वो भी हम आपके साथ लाते रहेंगे। तमाम आप अपडेट्स देख रहे हैं, दूसरे चरण में कहाँ कहाँ मतदान हो रहा है उसको लेकर हमारी टीम ग्राउंड्स पे है, वहां से हम तमाम जो जनता की राय है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, तमाम खबरें आपको वहां मिलते रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।